आकाश शर्मा और रोज की तरह रोहित जुगलान तो मेरे साथ हैं ही। बिहार चुनावों पर चर्चा करने के लिए आज आकाश सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश सर, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, देखिए 50% के आसपास वोटिंग हुई है थर्ड फेज में। किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या बिहार की जनता में उत्साह की कमी आज देखी गई है? सिर्फ 50% के आसपास वोटिंग हुई है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि ये जो तीसरे चरण का जो मतदान है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन को, खासकर नीतीश कुमार को इस बारे में बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि पहले चरण में जब वोटिंग हुई थी तो उनके पक्ष में बहुत ज़्यादा मतदान नहीं हुआ था। दूसरे चरण में एनडीए की वापसी हुई और तीसरे चरण में एनडीए अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और फिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। और एक खबर ये भी है कि केंद्र को भी उन्होंने, शायद नीतीश कुमार ने ये इत्तला कर दिया है कि अगर हम तीसरे चरण में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारी सरकार बिहार में बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर बहुत ज़्यादा संशय हो जाएगा। लेकिन आज सुबह जब कई जिलों में कई लोगों से मेरी बातचीत हुई जहां वोटिंग हो रही है, तो सबसे अच्छी बात ये थी जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए, कि महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में बाहर निकल रही थी और बहुत ज़्यादा संख्या में वोट कर रही थी। दूसरी बात कि आज जिन जिन इलाकों में वोटिंग हो रही है वहाँ शाम के समय में, जो बिल्कुल लास्ट का वक्त होता है, उस समय में ज़्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि ये सब ग्रामीण इलाके होते हैं और ग्रामीण इलाकों में, वो ग्रामीण इलाके हैं और ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर वोट जो है वो शाम के वक्त ही पड़ते हैं। तो ये अगर परसेंटेज बढ़ता है तो फिर ये बीजेपी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, यानी कि वोट परसेंटेज बढ़ने की अभी उम्मीद है, जैसे कि आकाश सर भी कह रहे हैं। रोहित, देखा जाए तो सीमांचल का जो इलाका है, जितनी भी सीटें वहां पर हैं, उस पर ज्यादा फोकस है। नेताओं का उस पर ही सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया है। अब चूंकि लास्ट फेज है, मैं कहूँ अंतिम परीक्षा है, जो कि हो चुकी है, ऑलमोस्ट हम इसे हो चुकी ही कहेंगे। जी। तो क्या लगता है कि किसको फायदा होने की उम्मीद है? क्योंकि अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, आरजेडी की, तो वो भी एमवाई वोट के आधार पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। फिर ओवैसी भी हैं जो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समर्थक उनके साथ हैं। तो क्या लगता है इसमें? सीमांचल का आपने जिक्र किया, मैं सीमांचल में इसमें मिथिलांचल भी जोड़ दूंगा क्योंकि उसका थोड़ा सा हिस्सा आप इसमें इंक्लूड कर सकती हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आरजेडी और एनडीए, महागठबंधन और एनडीए के अलायंस के अलावा ये जो दो अलग अलग अलायंस हैं, चाहे महागठबंधन में आरजेडी की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एनसीपी वाम दलों की बात कर रहे हैं, और उधर आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी की बात कर रहे हैं, उससे इधर मुझे लगता है इसमें जो तीसरा मोर्चा है ना, थर्ड फ्रंट, उसकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस तीसरे फेज के चुनावों से है। दूसरी तरफ एआईएमआईएम का जिक्र है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोटर बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ इसमें उपेंद्र कुशवाहा की हमने बात कर ली जो तीसरा मोर्चा लेकर आए, और इसके साथ साथ चाहे पप्पू यादव हों या फिर इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि ये दरअसल वो इलाका है बिहार का जो बाढ़ से पीड़ित रहता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो अति पिछड़ा वर्ग है उसकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मौजूद हो जाता है ये देखना कि क्या यहाँ पर इन लोगों को, खास तौर पे आरजेडी को वोट मिलेगा, क्योंकि जेडीयू जैसे ही बीजेपी के साथ अलायंस करती है वैसे ही मुस्लिम वोटर, मुझे ऐसा लगता है, जो उनकी एक सीधी सोच है कि वो छिटक जाता है जेडीयू की तरफ से, क्योंकि वो बीजेपी के साथ अलायंस में आ गए हैं। दूसरी तरफ जो आरजेडी प्लस कांग्रेस है और प्लस वाम दल हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक तरह से संख्या जो है, उनका जो झुकाव है वो मुस्लिम वोटर्स का जो झुकाव है वो इस अलायंस की तरफ आ जाता है। क्योंकि और जो आप एमवाई वोटर्स की बात कर रहे हैं ना, उसमें जो हमारी बातचीत हुई है बिहार में, उसमें हमें ये पता चला है कि एमवाई का जो मतलब है वो वहाँ पे मुस्लिम यादव नहीं बल्कि मनी और युद्ध से लोगों ने कर दिया है। मतलब कि अब होम डिलीवरी की खबर भी आई है कल के चुनावों से पहले, जो मतदान हुआ है उससे पहले, कि लोगों के घर तक बाकायदा पैसा भी पहुंचाया जा रहा है। होम डिलीवरी का मतलब दो तरह से देखा जाता है बिहार में, एक शराब, जो शराबबंदी की बातचीत चल रही है लेकिन पहुंच हर जगह पर रही है, और दूसरी बात है पैसों को लेकर के, तो पैसों के बंडल भी खूब पहुंचाए जा रहे हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। और वो लोग जो इस वक्त पे कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रहे हैं, उसको अगर पैसा मिलता है तो निश्चित तौर पर इससे वोट ज़रूर बटेगा, मुझे ऐसा लगता है। आकाश सर, मैं और रोहित तो हमेशा से ही चर्चा करते आए हैं कि कई ऐसे बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है इन चुनावों को लेकर। अभी आप सुबह भी किसी से बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी, पुष्पम प्रिया चौधरी कैसे कर रही हैं, कैसे चल रही हैं, कुछ बताएंगे उस बारे में? नहीं, देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी बिस्फी से, वहाँ से भी वो चुनाव लड़ रही हैं और आज बिस्फी में वोटिंग हो रही है। बिस्फी के लोगों में सबसे जो बड़ी बात है, वहाँ जो कैंडिडेट आरजेडी पहले से वहाँ, इस बार जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो पहले विधायक रह चुके हैं। बीजेपी ने जिनको उम्मीदवार के रूप में चुना है उनकी छवि इलाके में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है।
ऐसा उस इलाके के लोग बता रहे हैं कि उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ अगर यादव वोट बढ़ जाता है, जिस संख्या में मुस्लिम और यादवों की संख्या वहाँ ठीक ठाक है, तो अगर मुस्लिमों का जो वोट है वो अगर एक जगह जा रहा है आरजेडी के पास और यादवों का वोट अगर बढ़ जाता है, पुष्पम प्रिया चौधरी को बहुत ज़्यादा वोट वहाँ नहीं मिलने की संभावना है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद भी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा है कि उनको थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो पटना से ही है, बाकी उन्हें बीएसपी से उन्हें भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर पुष्पम प्रिया चौधरी के तरफ कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ वोट अगर चला जाता है, जैसे कि आज सुबह बात हो रही थी तो मुझे ये भी पता चला कि वहाँ कुछ युवा जो हैं वो पुष्पम प्रिया चौधरी के तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट दिख रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि वो उन्हें रोजगार की बात कही जा रही है, उन्हें हिंदू मुस्लिम से इतर एक नई बात कही जा रही है और एक नई धारा पर उन्हें ले जाने की, आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर वहाँ बीजेपी के लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी वहाँ अगर यादवों का वोट नहीं बढ़ता तो फिर वो आरजेडी के लिए बिल्कुल क्लियर है। पुष्पम प्रिया चौधरी के लिए राहें वहाँ बहुत आसान नहीं है। चिराग पासवान जिस तरीके से दावा कर रहे हैं, क्या लगता है सर, बीजेपी एलजेपी की सरकार बन सकती है? वो धड़ल्ले से बोल रहे हैं, खुद को प्रधानमंत्री का हनुमान बता रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी है, आप भी बराबर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन बाकी जो नेता हैं वो बड़ा तंज कस रहे हैं, बोल रहे हैं खिलौने वाला गदा लेकर घूम रहे हैं। कैसे देखते हैं? इसमें दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरे चुनाव में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीत हार से इतर, तो वो चिराग पासवान है। पहले तो चिराग पासवान को 143 सीटों पर में चुनाव लड़ने की हिम्मत उन्हें मिली, वो 143 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें वोट परसेंटेज का अंदाजा होगा कि बिहार में कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं। दूसरी बात, रामविलास पासवान जब तक रहे तो बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कभी भी इतनी सीटों पर एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ने का कभी फैसला नहीं किया। तो चिराग पासवान के पास अभी उम्र भी कम है, उन्हें अनुभव भी कम है। बावजूद इसके वो एक बात और जो आप कह रही हैं कि वो बीजेपी के लोग उन्हें ये कह रहे हैं, लेकिन वो खुद ये कह रहे हैं हर रैली में घूम घूम कर कि मैं मोदी का हनुमान हूं। और बीजेपी के कोई भी बड़े नेता, जो भी बड़े नेता हैं, वो खुलकर चिराग पासवान को निशाने पर नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चुपके चल रहा है। नीतीश कुमार को भी अंदाजा होगा कि ऐसा क्या है, ये कौन सी ऐसी बात होती है। एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि पूरे बिहार चुनाव के दौरान अमित शाह बिहार नहीं जाते हैं और बिहार चुनाव के तीसरे चरण के में जब वोटिंग होनी है उससे 2 दिन पहले वो बंगाल जाते हैं। मतलब वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि मैं स्वास्थ्य कारणों से नहीं गया, वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि कोई एक पॉलिटिकल एंगल है जिस वजह से वो बिहार नहीं पहुंचे। तो इसका सीधा मतलब ये है, एक संदेश है बीजेपी के लिए, बीजेपी के उन नेताओं के लिए, चिराग पासवान के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए भी, कि कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है इस त्रिकोण मिति में। एक तरफ मैं बीजेपी को रख रहा हूँ, एक तरफ एलजेपी को और एक तरफ जेडीयू को। तो इस बीच में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर फंसा हुआ है जो चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा। और अगर चुनाव परिणाम इस तरीके से होगा तो फिर क्या होगा, चिराग पासवान को कितना फायदा होगा या नीतीश कुमार को कितना घाटा होगा, ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। रोहित, नीतीश कुमार पर आते हैं। नीतीश कुमार का हम वो ब्रह्मास्त्र बोल रहे थे, जिस तरीके से ये ऐलान किया गया था कि भाई ये आखिरी चुनाव हो सकता है, इसके बाद संन्यास ले लेंगे। फिर आपने बताया कि अंदर खाने इस तरह की खबरें आई हैं कि ऐसा नहीं है, मीडिया ने गलत तरीके से इसको परसीव किया। इन सब के बीच अभी आकाश सरी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अखबार में एक तस्वीर छपी है जिसमें नीतीश कुमार का ऐड है शायद। हाँ, आज तो बिहार के एक बड़े अखबार में आज फ्रंट पेज पर ऐड के तरह ही है, जिसमें यही कहा गया कि आप लोग वोट करने निकलिए और उस पर जेडीयू का जो है वो सिंबल है। तो पता नहीं, उस पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। तो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 चरणों के जो चुनाव हुए थे उनमें आप और मैंने कई बार चर्चा की है कि डाउनफॉल देखने को मिला है साफ तौर पर नीतीश कुमार के लिए। बिहार की जनता में थोड़ी बहुत नाराजगी भी देखी गई है। और अब आज ही के दिन जब लास्ट, मैं कहूँ अंतिम परीक्षा है, लास्ट फेज का चुनाव है, ऐसे वक्त पर इतना बड़ा विज्ञापन आना फ्रंट पेज पर, जैसा सर बता रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? 2 चीज़ें देखिए, सबसे पहले जो हमने पहले 2 दौर के चुनाव के बारे में बात की, उसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू में थोड़ा सा अलगाव देखने को मिल रहा था। चीज़ें जो हैं बहुत इधर उधर थी। एक पोस्टर जो है वो बीजेपी ने भी जारी किया था, उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, जेडीयू का कहीं कोई जिक्र नहीं था सिंबल को छोड़कर, और सारे जो भी घटक दल थे उनका सिंबल उसमें था। दूसरी बात ये कि दूसरे चरण के चुनाव में भी यही देखने को मिला। उसमें नीतीश ने तो यहाँ तक कि आरक्षण तक की बात कह दी। तो जैसे ही वो आरक्षण की बात को सामने ले आए, वैसे ही वो बीजेपी के कोर वोटर्स पर हमला था, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर्स में जो सवर्ण हैं वो भी हैं और उच्च जाति के लोग हैं वो भी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। इन सारी बातों के बीच नीतीश कुमार जो बात कहते रहे, उनसे दरअसल ये लगता रहा, और प्रधानमंत्री जो बातें कहते रहे, कि एक विरोधाभास की स्थिति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर
तीसरे चरण के मतदान से पहले हमने क्या देखा कि प्रधानमंत्री एक चिट्ठी लिखते हैं और अपनी चिट्ठी में इस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि बिहार के विकास के लिए मुझे नीतीश कुमार चाहिए ही चाहिए, उनका साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो पहले 2 चुनावी चरणों के बाद ग्राउंड से जो रिपोर्ट आई है दोनों दलों के पास, वो ये आई है कि जेडीयू जो है वो नुकसान में है और उसको वोट नहीं पड़े हैं। तो इसी का असर है कि अब आप देख रहे हैं कि हाइपर एक्टिव होकर नीतीश कुमार भी जो है वो प्रचार प्रसार की तरफ इस तरह से खुद को दिखाना चाह रहे हैं कि हम दोनों जो हैं एक हैं। और किसी तरह के पोस्ट अलायंस की बात आप लोग मत सोचिए कि चुनावों के नतीजों के बाद क्या क्या गणित बैठता है उसके हिसाब से समीकरण बदल दिए जाएंगे। तो पोस्ट अलायंस जैसे आईपीएल में होता है कि मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर होता है, वैसा कुछ यहाँ नहीं होने वाला है। दोनों की तरफ से यही बात कही जा रही है। लेकिन दिलचस्प ये देखना है कि खासतौर पे वो बयान बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है जो योगी आदित्यनाथ ने सीमांचल के इलाकों में जाकर दिया कि यहाँ से सारे लोगों को भगाया जाएगा, बांग्लादेशियों का जिक्र करते हुए, और नीतीश कुमार ने कह दिया कि ये तो मेरा घर है, यहाँ से कोई कैसे जा सकता है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना, ये निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दिलचस्प है और ये बता रहा है कि ये जो प्री अलायंस भी हुआ है ना, ये इसमें कुछ ना कुछ तो खामी नजर आ रही है। तो अब दोनों तरफ से कोशिश ये हो रही है, अब तक जो होना था मतलब वो हो चुका है क्योंकि सब कुछ निपट चुका है, अब तो नतीजों का इंतजार है। लेकिन अब तक यही दिखाने की कोशिश की गई, तीसरे चरण में ये दिखाने की कोशिश की गई कि हम लोग साथ हैं और आप किसी तरह के पोस्ट अलायंस के बारे में मत सोचिए। तो जैसे कि बीजेपी और जेडीयू इस तरीके से आकाश सर दिखाने की कोशिश कर रही है कि भले ही अंदर कितनी भी खामियां हो, लड़ाई झगड़ा या मन मुटाव की स्थिति हो, लेकिन बाहर ये दिखाने की कोशिश है कि हम एक ही हैं ताकि वोट बटे ना। कुछ ऐसा ही शायद एलजेपी भी करने की कोशिश कर रही है रोहित, और मैं तो इस पर कई बार चर्चा रोहित कर भी चुके हैं कि शायद एलजेपी के जो नेता हैं, जो प्रमुख हैं चिराग पासवान, वो इसीलिए बार बार ये बात बोल रहे हैं कि जहां पर हमारे प्रत्याशी खड़े हैं वहां पर तो आप उनको जिताइए, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी खड़े हैं आप उनको जिताइए। शायद वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली 10 नवंबर के बाद तो हमारी ही सरकार बननी है। ये बिल्कुल साफ है। एक जोक भी चल रहा था 2 दिन पहले कि इससे सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो सुशील मोदी को है, क्योंकि इससे नीतीश कुमार को खतरा नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार भी बनती है तो उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो चिराग पासवान को ही मिलेगा। अब इससे इतर आपके सवाल का जवाब, आपने कहा कि चिराग पासवान ऐसा कहते हैं। चिराग पासवान ने बिल्कुल साफ कर दिया था, उन्होंने क्लियर कर दिया था रामविलास पासवान का जब देहांत हुआ, और उनके देहांत के बाद अंतिम संस्कार के कुछ घंटों के बाद ही चिराग पासवान ने पहली सूची जारी की, और पहली सूची में बीजेपी के उन नेताओं को टिकट दिया गया था जो कुछ दिन पहले ही किसी भी वजह से वो पार्टी से निकल गए थे या किसी न किसी तरीके से पार्टी से, बीजेपी से उनका जुड़ाव था ही। इसके बावजूद उन्हें पार्टी ने टिकट दिया। उसके बाद कहा गया कि जो जिन लोगों को टिकट मिला है बीजेपी से उनको पार्टी से निकाल दीजिए। ये सब कुछ ऊपर ऊपर से दिखाने की कोशिश की गई। कई बार पिछले 15 साल में नीतीश कुमार ने कई रैलियां की। एक रैली में मुझे याद है सीमांचल के किसी इलाके में उनके ऊपर कुर्सी फेंकी गई थी उनके मंच के ऊपर, लेकिन इस बार कहीं प्याज कहीं टमाटर, जो नीतीश कुमार को और वो जो एग्रेशन उनका दिख रहा था वो ये साफ है कि नीतीश कुमार ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं जहां से ना तो वो निकल पा रहे हैं और जहां से ना तो वो किसी को ये कह पा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा भंवर में फंसे हुए हैं। एक खबर बहुत दबी जुबान से ये भी कही जा रही है कि अगर आरजेडी को ठीक ठाक सीट मिल जाए और नीतीश कुमार से बीजेपी की नहीं बनती है तो एक अलग दल बना करके बीजेपी से सांठगांठ तेजस्वी यादव भी कर सकते हैं। ऐसी भी दबी जुबान से खबरें चल रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो सकता है, ये कहना मुश्किल है। एक बड़ा अच्छा शेर है शकील बदायूनी का कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत में मैं बेगाना हूं। वो शकील बदायूनी का है। तो नीतीश कुमार की स्थिति जो है वो यही है। उनको अब यही नहीं समझ आ रहा है कि वो यहाँ से क्या करें, किस स्थिति में वो जाएं, किस एक रोड मैप अपना कैसे तैयार करें, कहाँ जा कर के वो खड़े हो जाएं। तो ये सब कुछ अब निर्भर करेगा आज जब ये वोटिंग खत्म हो जाएगी और जब एग्जिट पोल आने शुरू होंगे तब ये बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है 2 दिन बाद बिहार में। बिल्कुल। तो देखिए सियासी समीकरण पल पल बदल रहा है और तस्वीर निकलकर साफ होगी 10 नवंबर को। तो ऐसे में कौन सत्ता में आता है, जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं उन पर क्या कुछ सच साबित होती हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं वो कितनी झूठी या सच्ची साबित होती हैं, इसके लिए बस अब कुछ घंटों का इंतजार रह गया है, क्योंकि 10 नवंबर वो तारीख है जब उस दिन ऐलान होगा कि आखिर बिहार की सत्ता में कौन आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश सर और रोहित मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।